ये क्या हुआ एकदम भारतीय हुकूमत को तलबा के सामने अपने घुटने टेक दिए और जो वजीर तालीम थे धर्मेंद्र प्रधान उनको इस्तीफा देना पड़ा। सोनम वांगचुक उन्होंने ज्वाइन किया इस तहरीक को। 20 दिन के लिए वो हंगर स्ट्राइक पर रहे, पर जिस इंसल्टिंग अंदाज में उनको वहां से गिरफ्तार किया गया, स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया गया, आंसू गैस के शेल्स फेंके गए, फिर कांग्रेस का उसमें शामिल होना, राहुल गांधी का 7 RCR के सामने आकर धरना देना और वहां से फिर राहुल गांधी को जिस इंसल्टिंग अंदाज में अरेस्ट किया गया, तो ये सारी चीजें मिलाकर प्रेशर बना रहे थे। ग्रेजुअली यहाँ तक चीजें पहुंची कि जंतर मंतर पर जब इन्होंने क्रश करने की कोशिश की स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स वहां से नहीं हिले। 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स शदीद जख्मी हुए सारे मामले के अंदर, लेकिन बावजूद इसके वो जंतर मंतर पर खड़े रहे, डटे रहे, अपने मुतालबात उन्होंने कहा कि हम मनवाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया में जो आने वाले स्टूडेंट्स थे गलत इल्जामात उनके ऊपर लगाया, ये भी कहा हर चीज के पीछे पाकिस्तान को क्यों डाल देते हैं। ये जो नैरेटिव इन्होंने बनाया, ये बुनियादी तौर पर मकसद ये था अपनी नालायकी को छुपाया जाए, और उसके लिए इनके पास एक बड़ी चीज होती है कि हर काम को ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने करवाया। अगर वो भी ISI के कहने पर 2 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने ज्वाइन की है, तो लानत है मोदी हुकूमत के ऊपर। यानी इतनी मजबूत है, इतनी पेनिट्रेशन है पाकिस्तान की ISI की भारत के अंदर। भारत में एक बड़ी तादाद है सेन इंडियंस की, और वो ये समझते थे पहले भी कि ये शख्स झूठा है, ये शख्स मक्कार है, ये शख्स जाहिल है। हम तो ये समझते थे कि ये लोग घटिया लोग हैं, इनके रहते कुछ नहीं हो सकता इस खत्ते में। अच्छी बात ये कि अब भारत भी ये समझता है। ऐसा तो नहीं है कि एक बंदे को बलि का बकरा बनाकर हम इस पूरी स्टूडेंट्स मूवमेंट को फौरी तौर पर बैठा देंगे। यूथ की अप्रोच ये है कि वो पार्लियामान को उखाड़ फेंकने की बात कर रही है, वो भारत में नेपाल की तर्ज पर इनकलाब लाने की बात कर रही है, फिर आपकी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो अगर हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया तो ये तो हमें पॉलिटिकली बहुत डैमेज करेगा। जिस हद तक जा सकते थे ये वहां पर गए, ये डटे रहे कि नहीं जी ये इस्तीफा नहीं देगा। किया ये अंडर प्रेशर है इन्होंने, लेकिन इस प्रेशर में आके इन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि मोदी हुकूमत नाकाम हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जाहिल है, ये भारत के लिए कुछ नहीं कर सकते। मोदी तो बात करता है ना 56 इंच का सीना, नारे लगे कि 56 इंच का छोटा बंदर, गोद नरिंदर, गोद नरिंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नवीद नसीम और मेरे साथ मौजूद हैं हैदर हयात खान साहब, जिन्होंने हमें इस दफ़ा ऑनलाइन ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच हैदर फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज क्यों कामयाब हुआ और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को क्यों इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भारतीय दारुल नई दिल्ली में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के पीछे पाकिस्तान को क्यों समझा जा रहा है। इसके अलावा आखिर में हम बात करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी ने हुकूमत जाने के खौफ से स्टूडेंट्स के मुतालबात मानकर अपनी जान बचा ली है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच हैदर। ये क्या हुआ एकदम भारतीय हुकूमत को कि उसने तलबा के सामने अपने घुटने टेक दिए और जो वजीर तालीम थे धर्मेंद्र प्रधान उनको इस्तीफा देना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद भी। नहीं, एकदम नहीं घुटने टेके, उन्होंने पूरी कोशिश की इस मूवमेंट को क्रश करने की। उन्होंने पूरी कोशिश की कॉकरोच जनता पार्टी एज जिस वक्त इनफैक्ट वजूद में आई थी, उस दिन से इन्होंने एक क्रैकडाउन का आगाज किया हुआ था। और हमने इसको अपने पॉडकास्ट में भी 2-3 दफा इसका जिक्र किया है, किस तरह ये पार्टी वजूद में आई, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, उसके रिमार्क्स और रिमार्क्स की वजह क्या थी। तो ये चीजें फिर हमने अपने पिछले पॉडकास्ट के अंदर भी इसका जिक्र किया था कि 12 साल का लावा था जो फट रहा था, और मोदी हुकूमत ये समझ रही थी कि अगर ये इसी तरीके से स्नब करते रहेंगे, क्रश करते रहेंगे, हर किसी को गोदी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सबको जो है ये गद्दार डिक्लेयर कर देंगे जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा, तो उनके लिए सारे मामला आसान है, क्योंकि मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर भारत का वो मोदी के कहने पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस पर चल रहा था। तो हमने देखा कि 11-12 साल तो इसके ऊपर भारत में बड़ी खामोशी रही। मुख्तलिफ मामलात पे लोग समझते थे कि मोदी गलत कर रहे हैं, लेकिन खामोश रहे क्योंकि खौफ था। और फिर हमने ग्रेजुअली देखा कि गुज़िश्ता 1 साल से जब से हमने शिकस्त दी भारत को, भारत में आवाज़ें उठना शुरू हो गई। और अब जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी, डे 1 से इन पर इल्ज़ाम लगा कि ISI फंडेड है, इनके फॉलोअर्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं,
ये आईएसआई इनको स्पॉन्सर कर रही है, आईएसआई के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपने एनालिटिक्स भी शेयर किया और उन्होंने जो है वो मुंह बंद किया, बल्कि मैं समझता हूँ जोरदार तमांचा रिसीव किया मोदी हुकूमत के मंत्रिमंडल पर, जो सारे इल्जामात लगा रहे थे इन पर, और दिखाया कि किस तरह 94% से ज्यादा इनकी फॉलोइंग, और महज 7 रोज में इनकी जो फॉलोइंग थी वो कंबाइंड फॉलोइंग जो इंस्टाग्राम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी की थी, उस कंबाइंड फॉलोइंग से ज्यादा 7 रोज में कॉकरोच जनता पार्टी की थी। तो वो डेस्परेशन जो इंडियन यूथ में थी, यही वजह थी कि 7 रोज में एक वो तहरीक जो सोशल मीडिया से जिसका आगाज हुआ वो इस तेजी से फैली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जब उन्होंने फर्स्ट प्रोटेस्ट कॉल किया, जिस वक्त अभिजीत दीप के, जिन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी बनाई थी, अभिजीत दीप के जब फर्स्ट टाइम इंडिया आए इस पार्टी के वजूद में आने के बाद, तो इनकी प्रोटेस्ट कॉल की बहुत ज्यादा कामयाब नहीं थी। अभी जब इन्होंने दूसरी मर्तबा ये कॉल दी तो बाकायदा प्लानिंग के साथ ये सीजेपी के वर्कर्स जो हैं ये जंतर मंतर पहुंचे, और इनिशियली हमने देखा कि वही सिलसिला रहा, इग्नोर किया गया गालम गलोच बीजेपी की जो मोदी गोदी मीडिया है उनकी जानिब से। तो वो ग्रेजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे गुस्से में आए, और फिर हमने देखा कि सोनम वांगचुक उन्होंने ज्वाइन किया इस तहरीक को, और 20 दिन के लिए वो हंगर स्ट्राइक पर रहे, पर जिस इंसल्टिंग अंदाज में उनको वहां से गिरफ्तार किया गया, स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया गया, आंसू गैस के शेल्स फेंके गए, फिर कांग्रेस का उसमें शामिल होना, राहुल गांधी का जो है वो 7 RCR के सामने आकर धरना देना, और वहां से फिर राहुल गांधी को जिस इंसल्टिंग अंदाज में अरेस्ट किया गया, तो ये सारी चीजें मिलाकर प्रेशर बना रहे थे। अच्छा, इससे पहले जो बड़े प्रेशर्स थे वो गुज़श्ता साल की जंग की शिकस्त थी, फिर पाकिस्तान का जो ग्लोबल स्टेचर, ईरान यूएस वॉर के अंदर एज ए मीडिएटर जो रोल, एज ए पीस मेकर पाकिस्तान का जो रोल सामने आया, उसके ऊपर भी भारत में बहस हो रही थी। तो प्रेशर्स बनते जा रहे थे। फिर जो बबल्स मोदी हुकूमत ने और गोदी मीडिया ने बनाए हुए थे मोदी के गिर्द, वो बबल्स फटना शुरू हो गया। आया वो भारत में बेरोजगारी के हवाले से हो, भारत की इकोनॉमी को लेकर हो, फिर भारत के दिफा को लेकर हो, भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो, भारत की एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको लेकर हो, तो वो बबल्स फटना शुरू हुए। और फिर ग्रेजुअली यहाँ तक चीजें पहुंची कि जंतर मंतर पर जब इन्होंने क्रश करने की कोशिश की स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स वहां से नहीं हिले। स्टूडेंट्स ने वो तशद्दुद, वो जुल्म, वो जबर बर्दाश्त किया, और 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स शदीद जख्मी हुए इस सारे मामले के अंदर। लेकिन बावजूद इसके वो जंतर मंतर पर खड़े रहे, डटे रहे, अपने मुतालबात उन्होंने कहा कि हम मनवाएंगे। आप बिलीव करें, अप्रोच ये थी, और ये उनके बीजेपी के मिनिस्टर्स ये कहते थे कि ये कॉकरोचेस हैं, इनको हम स्प्रे से खत्म कर देंगे। तो हुआ ये कि वो स्प्रे तो इन्होंने लगाई इनके ऊपर कॉकरोचेस पर मेरा ख्याल है कि उसका मुंह ही अपनी तरफ कर बैठे हैं, क्योंकि उस स्प्रे करने के नतीजे में जो मौत है वो उनके अपने एजुकेशन मिनिस्टर लेकिन धर्मेंद्र हैदर, प्रधान की हो गई है। आप एक और चीज भी तो देखें ना, कि इंडियन हुकूमत ने ये जो एहतजाज था उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि इसके पीछे गैर मुल्की ताकतें हैं और खास तौर पर पाकिस्तान है। लेकिन जितना फॉरेन मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया तो इस एहतजाज को उस तरह से रिपोर्ट ही नहीं कर रहा जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, तो इंटरनेशनल मीडिया में जो आने वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस किस्म के जितने गलत इल्जामात उनके ऊपर लगाए उनको मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ रिजेक्ट किया, बल्कि ये भी कहा कि इसके पीछे, आप हर चीज के पीछे पाकिस्तान को क्यों डाल देते हैं, आप अपनी नालायकी को क्यों नहीं मानते। बिल्कुल ऐसी है। बल्कि वो क्लिप तो बड़ा वायरल हुआ ना, जिसमें उस लड़के से पूछा कि सुना है कि आपको पाकिस्तान फंड कर रहा है। उसने कहा बिल्कुल, ये 40 रुपए मैंने पाकिस्तान से जी। लिए थे जो रक्शे पे मैं बैठकर यहाँ पर हूँ, वापसी के लिए मैं नेपाल से मांगूंगा, फिर हो सकता है मुझे जी। किसी चाइना से भी कुछ पैसे मांगने पड़े घर पहुंचने के लिए। तो स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने भरपूर अंदाज में एक्सपोज किया है मोदी गवर्नमेंट को, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी सिलसिला रुकेगा नहीं, ये चीजें आगे बढ़ेंगी। ये पहली कामयाबी है कॉकरोच जनता पार्टी की, और वो अब सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली चाहते हैं। उनको अंदाजा हो गया है कि उसके लिए उनको किस रास्ते को इख्तियार करना है। और मोदी हुकूमत देखें, ये बुनियादी तौर पर बड़े डरपोक हैं, ये बड़के बहुत मारेंगे। ये इनकी कोशिश होती है कि शायद बड़के मारने से, ऊंचा बोलने से अगले को हमने स्नब कर दिया है, और अगला अगर डर के पीछे हट जाएगा तो ठीक है, अगर सामने आकर इनको कुछ करना पड़े तो वो इनकी औकात नहीं है। इन्होंने कहा था कि ये जो हमारे मंत्री हैं ये तब्दील करने के लिए नहीं हमने बनाए,
तो वो तब्दील करना पड़ा उनको, क्योंकि अब ये दायरा कार इस एहतजाज का नई दिल्ली से निकलकर भारत के दूसरे शहरों तक बढ़ चुका था, प्रेशर बन गया था, ये लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। नवीद भाई, 12 साल में 150 से जायद पेपर्स जो है वो लीक हुए, 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स इससे मुतासर हुए, इस साल 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। तो तब तो ये ठीक जो है। नैरेटिव इन्होंने बनाया, ये बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि अपनी नालायकी को छुपाया जाए, और उसके लिए इनके पास एक बड़ी चीज होती है कि हर काम को ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने करवाया, ये आईएसआई के कहने पर हुआ है। मतलब राहुल गांधी अगर 7 RCR के बाहर धरना दिया था, तो वो आईएसआई चीफ ने राहुल गांधी को फोन किया था, तो राहुल गांधी वहां पर गए थे। कॉकरोच जनता पार्टी के जो लाखों स्टूडेंट्स पूरे मुल्क में, पूरे भारत में मुख्तलिफ शहरों में निकले, वो आईएसआई के कहने पर निकले। और जो 2 करोड़ से ज्यादा की उनकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग है, अगर वो भी आईएसआई के कहने पर 2 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने ज्वाइन की है, तो लानत है मोदी हुकूमत के ऊपर। यानी इतनी मजबूत है, इतनी पेनिट्रेशन है पाकिस्तान की आईएसआई की भारत के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ये सारा जो उनका मंजन है, ये अब नहीं बिक रहा। स्टूडेंट्स समझते हैं, सेन इंडियन समझते हैं। मैं जाहिल भारतीय की बात नहीं कर रहा। जाहिल भारतीय एक अलग, वो आप समझें कि वो एक अलग ही क्लास है। जो सेन इंडियन है, और भारत में एक बड़ी तादाद है सेन इंडियंस की, वो ये समझते हैं, और वो ये समझते थे पहले भी, कि ये शख्स झूठा है, ये शख्स मक्कार है, ये शख्स जाहिल है, ये शैतान है, ये दुनिया में अमन नहीं होने देना चाहता, ये भारत की यूथ के लिए कुछ नहीं करना चाहता, इसकी पॉलिसी कोई नहीं है, इसको ड्राइव करती है। मतलब भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स की सारी मिनिस्ट्री वॉशिंगटन चला रहा है। भारत ने रूस से तेल लेना या नहीं, इसका फैसला वॉशिंगटन करता है, भारत नहीं करता। भारत ने चाबहार पोर्ट पे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, वहां से जब व्हाइट हाउस की तरफ से इशारा आया, ये जो है वो दुम दबाकर वहां से भाग गए। तो इनकी सारी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो अमेरिका ड्राइव करता है। ठीक है, उसके बाद ये बुनियादी तौर पर जो मैंने आपको पहले बताई खौफजद है, तो ये पाकिस्तान का नाम ले लें, ये चाइना का नाम भी ले रहे थे कि जी चाइना इसको फंड कर रहा है। वो जब सोनम वांगचुक ने इसको ज्वाइन किया, वो तो लद्दाख के हवाले से भी बात करते थे उसके स्टेटस को लेकर। तो मैंने देखा अर्नब गोस्वामी, ये रूबिका लियाकत, इवन ये मेजर गौरव आर्या जैसे लोग, ये जो है वहां पर बैठकर सोनम वांगचुक को कह रहे हैं कि ये जी चाइनीज एजेंट है। यानी प्रवीण सानी अगर आपको कोई मत देता है पॉजिटिव, वो आपको बताता है कि भाई तुम लोग अपने डिफेंस पर यहां पर गलत खर्च कर रहे हो, तुम्हारी ये अप्रोच गलत है, तुम्हारी ये पॉलिसी गलत है, तो प्रवीण सानी भारतीय है। वो हमारे एक दोस्त हैं अजय शुक्ला, मैंने उनके साथ प्रोग्राम किए, उनके ऊपर 6 FIRs ऑलरेडी जो है वो मोदी गवर्नमेंट करवा चुकी थी। अब मेरे प्रोग्राम में उसने कह दिया कि भाई जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये बुनियादी तौर पर मोदी ने, अमित शाह ने प्लान किया है, और ये साबित नहीं कर सके कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है। फिर जलंधर में जो कुछ हुआ, जो भगवंत मान ने कहा, उस पर भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और बीजेपी गवर्नमेंट मिलकर एक सीरीज ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रही है। तो मेरे प्रोग्राम में अजय शुक्ला ने ये बात तो कर दी, उसके ऊपर 5 नई FIRs दे दी, और ईडी ने उसके घर रेड किया। उस बेचारे के अगर दो दिन जो है वो ईडी ने उनको यरगमाल बनाकर घर में रखा। तो ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारतीय जो है वो दबने को तैयार नहीं है। भारतीय ये समझ चुके हैं, बड़ी आबादी है, देखिए बड़ा मुल्क है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पर एक बड़ा नंबर यूथ का है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन जो आपको स्टैटिस्टिक्स नजर आते हैं ना गोदी मीडिया पर, आज तो ग्लोबली ये चीज डिस्कस हो रही है कि ना भारत की इकोनॉमी वो है जो इंडियन मीडिया बताता है या इवन इंडियन गवर्नमेंट बताती है, ना भारत के अंदर इन्फ्लेशन का वो आलम है, ना ये इकोनॉमिकली उतना ग्रो कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं, ना ये वहां पर जॉब क्रिएशन के हवाले से कुछ कर पा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब एक आम स्टूडेंट, मतलब भारत में हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं बाहर, उनको नौकरियों की जरूरत है। लेकिन जब जाहिल शख्स इक्तदार पर बैठा हो, जिसका तालीम से कोई वास्ता ना रहा हो, जिसने उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स किया एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें दुनिया में किसी ने मास्टर्स नहीं किया, तो वो आप क्या वो पॉलिसीज बना सकेगा? तो मैं समझता हूं कि ये वो वक्त आ गया है। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने जो रास्ता इख्तियार किया है, यही वो रास्ता है जैसे भारत के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली आ सकती है। देखिए, मैं और आप बैठकर अगर यहां पर भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारा हरगिज मकसद ये नहीं है कि हम भारत में तबाही होते देखना चाहते हैं। हमारा हमसाया है, हम चाहते हैं कि भारत भी तरक्की करे, हम चाहते हैं कि वहां की यूथ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज पैदा हों, हम चाहते हैं कि पॉजिटिवली ये पूरा रीजन जो है, इसको जो है वो मिलकर हम लोग आगे बढ़े।
लेकिन जो घटिया शैतानी अप्रोच इस वक्त नई दिल्ली में बरसर इक़्तिदार है, जो शैतान की सूरत में मोदी और ये बाकी 5 शैतानों का टोला जब तक ये भारत में है, हम तो ये समझते थे कि ये लोग घटिया लोग हैं, इनके रहते कुछ नहीं हो सकता इस खत्ते में। अच्छी बात ये है कि अब भारत भी ये समझता है। नवीद भाई देखें, इनका मसला अपने नेबर्स नहीं, कहते तो है ना हम विश्व बेहतर हैं। आज भारतीय ये भी पूछ रहे हैं इनसे कि भाई तुम कैसे विश्व में हो? तुम कहते हो पूरी दुनिया मेरी दोस्त है, और इस खित्ते में भारत की बाउंड्रीज हर जिस मुल्क के साथ मिलती हैं, हर मुल्क के साथ तुम्हारे ताल्लुकात खराब हैं। तुम कह दो ठीक है जी पाकिस्तान गलत करता है, तुम कह दो चीन गलत करता है, ओ भाई श्रीलंका भी तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, नेपाल भी तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, भूटान भी तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, म्यांमार भी तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, बांग्लादेश भी तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम ठीक हो, तुम सच्चे सवित्रे हो, बाकी सारे गलत हैं। तो सीजेपी के वर्कर्स ने इनको एक्सपोज किया। इवन आप देखिए वहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का ताना भी दे दिया। जो सीआरपीएफ के लोग अपने जो नेम बैंड्स जो हैं वो उतार के वहां पर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग कर लो ये सब कुछ, तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलेगी। ये तो साल गुजरने के बाद मानते हैं कि हमारे इतने लोग जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए थे। मारे तो बहुत ज्यादा गए थे, मैंने आपको बताया था, मुझे भारतीय जर्नलिस्ट ने बताया था 100 से ज्यादा बंदा मारा गया। तो उन्होंने भी कहा कि ये लोग ना अपने वतन के लिए जान देने वालों की इज्जत करते हैं, ये फॉल फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं, ये घटिया लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं, ये भारत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं कर सकते। और ये पहली कामयाबी जो मिली है, इससे रास्ताबाजी हो गया। और अब मैं समझता हूं कि सीजेपी के वर्कर्स, सीजेपी के लोग, भारत की यूथ जब जब समझेगी कि ये घटिया जाहिल शैतान कुछ गलत कर रहा है, वो यही रास्ता इख्तियार करेंगे। और जिस तरह आज उनको लेकिन हैदर एक कामयाबी चीज मिली बता, है, मैं एक मेरी मुझे दुआ एक है चीज कि बता। उनको आगे भी जी जी, कामयाबी मिले मोदी के वो खिलाफ। इंशाल्लाह उनको मिलेगी। मुझे एक चीज बताएं कि पहले तो जो मोदी की हुकूमत है वो डटी हुई थी कि हमने जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी है या जो सीजेपी है, इनके मुतालबात नहीं मानने। लेकिन एकदम से क्या ऐसा जोर पड़ा मोदी हुकूमत के ऊपर कि उनको वजीर तालीम को से उसको इस्तीफा लेना पड़ा? क्या ऐसा तो नहीं है कि इंडियन हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि एक बंदे को बलि का बकरा बनाकर हम इस पूरी स्टूडेंट्स मूवमेंट को अभी फौरी तौर पर बैठा देंगे, वरना ये ना हो कि ये जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है ये पूरी दिल्ली की हुकूमत को ही ले डूबे? बिल्कुल, आपने जो सवाल में बात की 100% यही मामला है। क्योंकि ये आज सुबह तक भारत में यही बात हो रही थी कि पूरा एजुकेशन का सिस्टम जो है इंडिया में, जो इंडियन गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहा है, वो सारा सिस्टम गलत है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ठीक है। लोकसभा की कल की जो राहुल गांधी की तकरीर है, राहुल गांधी ने उसके अंदर भी यही बात की कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने सबको कहा कि वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो सेक्रेटरी भी गलत है, वो फलाना बंदा भी गलत है, फलाना ऑफिसर भी गलत है। सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान गलत नहीं है, अपने ऊपर उसने ब्लेम नहीं लिया। बाकी जितनी भी एजुकेशन मिनिस्ट्री के वर्कर्स थे, ऑफिसर्स थे, उन सबको उसने कहा ये गलत है। तो पहले इन्होंने कोशिश की कि अगर हम इससे बच सके तो हम बचें, क्योंकि ये भारत में बीजेपी की ओवरऑल पॉलिटिक्स के लिए बहुत डैमेजिंग चीज थी कि आपको इतना बड़ा एक मामला जिससे 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स मुतासर हुए हैं, यूथ आपकी सड़कों पर निकल आई है, और आलम यह है आपकी यूथ की अप्रोच ये है कि वो पार्लियामेंट को उखाड़ फेंकने की बात कर रही है, वो भारत में नेपाल की तर्ज पर इनकलाब लाने की बात कर रही है, फिर आपकी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो अगर हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया तो ये तो हमें पॉलिटिकली बहुत डैमेज करेगा। तो ये ढिठाई की जिस हद तक जा सकते थे ये वहां पर गए, ये डटे रहे कि नहीं जी ये इस्तीफा नहीं देगा। लेकिन अब जो ये इस्तीफा दिया है, ये बुनियादी तौर पर इन्होंने अब तस्लीम किया है, दिया अंदर किया, ये अंडर प्रेशर है इन्होंने। लेकिन इस प्रेशर में आके इन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि मोदी हुकूमत नाकाम हो गई है। इन्होंने प्रेशर में आकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जाहिल है, ये भारत के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए एजुकेशन सिस्टम बहुत मैटर करता है, और आप देखिए नवीद भाई यहां पर भी बड़ी एग्जांपल्स दी जाती थी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, जब कंपैरिजन में आता था कि जी बहुत बेहतर सिस्टम है, और हम लोग भी संभव ये समझते थे। लेकिन अब देखिए ग्रेजुअली हुआ क्या है, आज आलम यह है कि जो कनाडा के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स जब किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी रिजेक्शन रेट 74% है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिजेक्शन इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स की है कनाडा के अंदर। आप ऑस्ट्रेलिया का देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लेकर रखा है, 99 डेज। आप अमेरिकन F1 वीजा की बात कर ले, मतलब वहां पर जाते हैं, यहां से कहते हैं जी कि हमारे जो है वो फलानी
एआई कंपनी में चले गए, फलाने सॉफ्टवेयर हाउस में चले गए, फलानी बड़ी जो है वो कंपनी में चले गए, यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से उनके इंडियंस वीजा लेके जाते हैं, वहां कोई बेकरी में काम कर रहा है, कोई जो है वो किसी दुकान पे काम कर रहा है, कोई वेटर है, मतलब ये कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से अब F1 वीजा की जो रिजेक्शन है यूएस वीजा की, वो सबसे ज्यादा इंडियंस की है। शेंजिन वीजा की सबसे ज्यादा रिजेक्शन इंडियंस की है। ये कहते हैं हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम लोग तो पता नहीं भारत के अंदर कौन सी तोपें चला रहे हैं, कौन सी दूध और शहद की नहरें भारत में बैठ रही हैं, और वहां की यूथ को जिस वक्त वीजा मिलता है, इवन आलम ये यूएई का वीजा जो बड़ी आसानी से इंडियंस को मिल जाता है, जब यूएई का वीजा मिलता है वो वहां पर उसकी भी सेलिब्रेशंस होती हैं, क्योंकि आज पढ़ा लिखा भारतीय या इवन जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, जिसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है इंडिया में, वो भारत से जान छुड़वाना चाहता है, वो भारत से निकलना चाहता है, वो जो है वो बाहर जाकर कमाना चाहता है, क्योंकि उसको अंदाजा है कि इस घटिया जाहिल शैतान ने भारत की इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचाया है, वहां पर अब लोगों के लिए रोजगार के मौके कम से कमतर होते जा रहे हैं, लोगों की जिंदगियां का मेयार जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। नवीद भाई, ये राइजिंग और शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं, आप हैरान होंगे कि 2026 में एशिया की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी दैट इज इंडियन करेंसी, वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी, 7% डेप्रिसिएशन इंडियन करेंसी की हुई है सिर्फ 2026 के अंदर, और ये कहते हैं जी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बड़ी ग्रो कर रही है। फिर इवन इन्होंने अपनी जो जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट रखा था, कहते हैं हमने उससे भी 1.8%, उससे भी ज्यादा पॉजिटिव हमने ग्रो किया है। तो वैसे कहने को तो ये बड़ी चीजें थी, मोदी मीडिया ने बड़ा शोर मचाया, लेकिन जब अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक्सपोज किया, उन्होंने कहा भाई ये जो बता रहे हैं इससे तो आधी भी जो है वो पेस पे इनकी जीडीपी ने ग्रो नहीं किया, तो ये झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉड करते हैं, ये गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके भारतीयों को बेवकूफ बनाते हैं, भारतीय बनते रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि अंदर से एक चंक निकला है सेन इंडियंस का, जिन्होंने इस घटिया शैतान का मकरू चेहरा जो दुनिया तो पहले देख चुकी थी, अब भारतीयों को भी दिखाना शुरू किया है। लेकिन अगर अभी भी भारतीय आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, तो फिर तो उनको जो है वो घटिया अंजाम से या बुरे अंजाम से या उनकी तबाही से कोई नहीं बचा सकता। अगर वो चाहते हैं कि वो तरक्की करें, ये खित्ता तरक्की करे, वहां पर लोगों का जिंदगी का म्यार बेहतर हो, तो उसके लिए जो पहला कदम है वो सीजेपी ने उठा ली है, कॉकरोच जनता पार्टी ने उठा लिया है, इसका साथ देना होगा ताकि इस घटिया शैतान से जो इक्तदार का सिंहासन है वो छीन लिया जाए। अच्छा हैदर, एक चीज़ बताएं मुझे कि हमने इस पूरे मामले में देखा कि जो इंडियन हुकूमत थी वो तो टोटल बेबस नज़र आई। उन्होंने पुलिस के ज़रिए स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज भी किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ पूरे इंडिया से दूर दराज इलाकों से भी स्टूडेंट्स जो थे वो जंतर मंतर पहुंचे। दूसरी तरफ आप देखें कि राहुल गांधी जो हैं और वो जो प्रियंका जो हैं, आपको नजर नहीं आता कि वो भी फेल हो गए हैं इंडिया में स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए? स्टूडेंट्स राहुल गांधी के पास नहीं गए, बल्कि राहुल गांधी स्टूडेंट्स के पास आए और स्टूडेंट्स की जो ये मुहिम है, जो तहरीक है, उसका हिस्सा बने। और फिर जब ये वो स्टूडेंट्स कामयाब हो गए, तो राहुल गांधी का कहना है कि हमें आपके ऊपर फख्र है। तो क्या वहाँ की जो अपोजिशन है, कांग्रेस जमात जो है, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हो चुकी इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझने में? अच्छा, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिस वक्त कांग्रेस इक्तदार में रही है बहुत सी गलतियां कांग्रेस ने की हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऑपोजिशन में रहते हुए राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? उनके लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं, उनके एहतजाज में उनके साथ शरीक हो सकते हैं, वो पॉलिसी नहीं बना सकते। राहुल गांधी ने कोशिश की, जब ये स्टूडेंट्स पर तशद्दुद हुआ, उन्होंने सबसे पहले ये जो इंडियन लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनसे मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो मानसून सेशन शुरू हुआ है इसके अंदर सबसे पहले डिस्कशन इसके ऊपर करें, ये अहम मामला है, मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, यूथ का मामला है। लेकिन जब लोकसभा के स्पीकर ने राहुल गांधी की बात पर कान नहीं धरे, फिर राहुल गांधी ने बगैर किसी को बताए जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनको वो साथ लिया और 7 किलोमीटर की वॉक करवा के उनको इंडियन पीएम की जो रेजिडेंस है उसके बाहर आकर उन्होंने बगैर बताए वहां पर धरना आके जब दिया और अनाउंस किया। तो राहुल गांधी मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन में रहते हुए यही कर सकते थे, लेकिन ग्रेजुअली मैं देख रहा हूं कि जो उनकी पॉलिटिकली जो कांग्रेस की पोजीशन थी वो बेहतर हो रही है भारत में। आप अगर गुज़िश्ता लोकसभा के इंतखाबात के नताइज देखें तो उसमें इनकी पोजीशन बेहतर हुई है। उससे पहले जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, इनकी कनेक्टिविटी डेवलप हुई, क्योंकि भारत में बीजेपी ने यही मंजन बेचा, एक तो
जो कट्टर हिंदुत्व का जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज थे उनको इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बेची, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बेची, माइनॉरिटीज को स्नब किया, जो घटिया जाहिल थे, जो गुंडे बदमाश थे उनको प्रमोट किया, उनको सुपरवाइज किया और उनको जो है वो अपनी अम्ब्रेला के अंडर रखते हुए उनसे माइनॉरिटीज पर जुल्म करवाया, खौफ के का एक पूरा माहौल बनाकर उससे फायदा उठाने की कोशिश की। तो राहुल गांधी ने ग्रेजुअली जो है वो भारत के अंदर, और फिर ये भी एक चीज उन्होंने बड़ी किया ना कि ये गांधी जो है ये एक्सेसिबल नहीं है, तो हम लोग तो एक्सेसिबल हैं, गांधी एक्सेसिबल नहीं है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की उसका बड़ा इंपैक्ट पॉजिटिव रहा कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए। और अब भी मैं समझता हूं कि एज ऑफ नाउ कॉकरोच जनता पार्टी ने तो क्लियरली कहा है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बनने लगे, वो खुद को मर्ज नहीं करेंगे ना आम आदमी पार्टी में, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी में। उन्होंने कहा हाँ, जहां हमें लगेगा कि ये हमारी पॉलिसीज के साथ खड़ा है या हमारी बेहतरी के लिए कुछ कर रहा है, उसको सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन सीजेपी ना, उन्होंने कहा कि एज पॉलिटिकल पार्टी हमारा कोई प्लान है, अभी तक तो उनकी यही बात है अभिजीत दीप के कि कल को वो कुछ कर ले मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक वो यही कह रहे हैं कि ना हम एज पॉलिटिकल पार्टी खुद को रजिस्टर करवाने का कोई इरादा रखते हैं, ना ही हम ओपनली इस तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो राहुल गांधी जो है अपनी कैपेसिटी में, मैं समझता हूं कि जो मैक्सिमम कर सकते थे स्टूडेंट्स के लिए वो उन्होंने किया। ये बड़ी बात थी कि बीजेपी ने इतना दबाने की इस इशू को कोशिश की, उन्होंने लोकसभा में जाकर इसके ऊपर बहस करवाई और उसकी बुनियाद जो है वो सिर्फ ये सीजेपी के जो वर्कर्स का, स्टूडेंट्स का, भारतीय यूथ का प्रोटेस्ट था, ये नहीं था। उसकी बुनियाद वो भी थी जो विजुअल्स 7 RCR के बाहर पूरी दुनिया ने देखे, जिसमें राहुल गांधी पर, मतलब इंडियन जो इंडिया का ऑपोजिशन लीडर, उसके ऊपर आप तशद्दुद करके उसको जिस अंदाज से आपने जो है वो वैन में, बस में बिठाया, फिर प्रियंका जो गांधी है, राहुल गांधी की बहन, उनको जिस तरह मेल पुलिस ऑफिसर्स ने जिस इंसल्टिंग अंदाज में उनको घसीट कर उस बस में बिठाया और वो वहां से कायर मोदी के नारे लगाती रही। और फिर जो कॉकरोच जनता पार्टी के भी मैं लोगों को जो है वो दाद दूंगा, वो मोदी तो बात करता है ना 56 इंच का सीना, उन्होंने कहा है कि ये 56 इंच का छोटा बंदर है, बल्कि नारे लगे कि 56 इंच का छोटा बंदर, गो नरिंदर, गो नरिंदर। तो ये जो नारे लगे, जो यूथ ने देखा कि उनको किस तरीके से उनके साथ जो 12 साल तक सलूक होता रहा है और आगे अपनी गलतियों को कोई मान नहीं रहा, तो ये अच्छी चीज है। राहुल गांधी को मैं ये समझता हूं कि आइंदा इंतखाबात के अंदर इसका फायदा होगा, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी ओपनली उनको सपोर्ट करे या ना करे, क्योंकि अब मोदी का वोट बैंक जो है वो ग्रेजुअली कम होगा और मोदी की सियासत जो है वो अब अपने खात्मे की तरफ जा रही है, जिसका फायदा बहरहाल राहुल गांधी को सबसे ज्यादा होगा भारत में। अभी आपने कॉकरोच जनता पार्टी की बात की और अभिजीत दीप की बात की। उनका अभी तक नैरेटिव वही है जो कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स मुहिम चली थी उसके जो सरकर्दा और जो अहम लीडरान थे उनका था। वो भी यही कहते थे कि हम सियासत में नहीं आना चाहते और हम ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को यकजा करें, ये करें, वो करें। लेकिन अभी जो इंडिया के हालात हैं और इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और ख़ासतौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इंडियन मकबूजा कश्मीर में जो वहाँ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि अभिजीत मुस्तकबिल करीब में जब नेक्स्ट इलेक्शंस आने वाले होंगे इंडिया में, तो आपको लगता है कि वो एक दफ़ा से फिर सरगर्म होंगे और स्टूडेंट्स को इकट्ठा करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ तो नहीं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ? देखिए एज ऑफ नाउ तो उन्होंने कहा है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह ओपनली सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली होता है कुदरती तौर पे कि जब आपको बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं और आप देख रहे होते हो कि आपको एक बड़ी ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रही है, लोग आपको पुश भी करते हैं कि नहीं यार तुम्हारी जरूरत है, तुम आओ, इस तरह की बातें होती हैं, तो फिर बंदा खुद को एक्सक्यूज देकर कर लेता है, जिस तरह हमने बांग्लादेश के केस में भी देखा कि वहां पर भी इनिशियली उन्होंने यही कहा कि हम जो है वो बाकायदा इस तरह ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वहां पर भी चीजें हुई। तो मैं समझता हूं कि नेक्स्ट इलेक्शंस में कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी को तो किसी तौर जो है वो सपोर्ट नहीं करने लगी। बाकी देखें वो अभी से स्टूडेंट्स के साथ मामला सिर्फ ये नहीं रहा, ये पूरी भारतीय यूथ के साथ है, जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो जॉबलेस हैं, वो लोग जो बड़े हैं, जिनके जो माँ बाप हैं, जिनके बच्चे इस वक्त जॉबलेस हैं या जिनकी पढ़ाई का मसला है, तो वो सब लोग इनको इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये, और सेकेंडली ये भी कि जो बातें मैं सुन रहा हूं इनके हवाले से, अब ये सिर्फ एजुकेशन
पॉलिसीज के हवाले से अपना जो मामला है उसको महदूद नहीं रखेंगे, ये और इश्यूज को भी, क्योंकि भारत में एक पूरा सिस्टम रीसेट चाहिए। जो अप्रोच इन्होंने ग्रेजुअली 12 साल में बनाई, जिसमें नफरत को का प्रचार किया, जिसमें इन्होंने माइनॉरिटीज को स्नब करने के हवाले से ओपनली खुली छूट दे दी हिंदुओं को, कि जिस मुसलमान खातून का दिल करता है उसका पर्दा खींच लो, किसी मुसलमान बुजुर्ग की दाढ़ी खींच लो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, जाओ गौ रक्षक बन जाओ और किसी भी मुसलमान को उठा लो और मॉब लिंचिंग कर दो, तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। तो जब ये वाला माहौल बना है, और भारत में देखे ना अभी क्या बातें हुई वहां पर, लोगों ने जब रिपोर्टर्स उनसे सवाल कर रहे थे तो वो जान जानकर अपना नाम मुसलमान बताते थे, मुसलमान हिंदू जो है वो मुसलमान बताते थे। जब आगे से रिएक्शन आता था वो कहते थे हम यही तुम्हें एक्सपोज करने के लिए, मेरा नाम तो ये है, मैं तो हिंदू हूं, लेकिन तुम्हारा मुसलमान के साथ रवैया ये है, और ये रवैये की वजह पीछे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा वो शैतान है, इसलिए हम तुम्हें एक्सपोज कर रहे हैं। फिर वहां पर उन लोगों ने बात की कि सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, जब हम पर तशद्दुद हो रहा था, हम पर जुल्म हो रहा था, मोदी हुकूमत जो है वो अपने तमाम वसाइल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी, तो सनातन धर्म के मंदिर बंद हो गए हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए भी बंद हो गए, तब मुसलमानों ने अपनी मसाजिद के दरवाजे हमारे लिए खोले। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। जो एक सेकुलर इंडिया जो भारत हमेशा बात करता था, वो सेकुलरिज्म से एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू अप्रोच की तरफ चला गया था। तो अब ये जो स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता ये कितनी बड़ी तादाद है पूरे भारत में जो इस अप्रोच को सपोर्ट करती है, लेकिन एटलीस्ट ये पॉजिटिव अप्रोच है। मैं ये बात नहीं करता कि भारत को सेक्युलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको अपने साथ रहने वाली दीगर कम्युनिटीज के हकूक जो है उसको अंडरस्टैंड करना है, उनको आपने वही दर्जा देना है एज ए सिटीजन जो आपको मिला है। जिस तरह पाकिस्तान में यहां पर तमाम माइनॉरिटीज को वही आजादी है अपने जो रिलीजियस कि मामलात मुसलमानों के को है। अंदर जो मुसलमानों को है, और यही एक्सपेक्टेशन भारत के मुसलमान को थी, जो आज समझ रहा है कि उसको क्रश किया जा रहा है। और आरएसएस तो बाकायदा अब कैंपेन चला रही है घर वापसी की, कि तुम लोग वापस हिंदू बनोगे तो भारत में रहोगे, वरना चले जाओ बांग्लादेश, वरना चले जाओ पाकिस्तान। इवन क्रिश्चियंस को वो कह रहे हैं, वो सिखों को कह रहे हैं कि तुम लोग हिंदू बन जाओ। तो ये जो अप्रोच है, भारत की स्टूडेंट्स, भारत की यूथ, जो लोग ये निकले, कम से कम मैं समझता हूं ये बहुत पॉजिटिव चीज है, ये होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअली सोसाइटी में इस नफरत का नुकसान हो रहा है। एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच जो तेजी से फैल रही है, उसकी वजह से सोसाइटी के दीगर जो मामला थे वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गए। एक बहुत बड़ी डिवाइड है इस वक्त इंडिया के अंदर, और वो एक दो तीन पीसेस में नहीं है, ये बहुत ज्यादा पीसेस में है। तो ये जो तकसीम है, इसको खत्म करके भारत को भी फायदा है, ये भारत की यूथ समझती है। अगर नहीं इसी तरह अपने मुतालबात को मनवाने के लिए आगे बढ़ेंगे, अगर इस घटिया बेगैरत शैतान को इक़्तिदार से नहीं निकालेंगे, तो फिर मैं कई मर्तबा ये कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि एक दो या तीन टुकड़ों में नहीं, भारत कम से कम 25-30 टुकड़ों में तकसीम होगा। और ये भारत की यूथ, भारत का जो सेन इंडियन है, जो सेन सिटीजन है उनका, वो इस चीज को समझता है। और शायद यही वजह है कि अब उन्होंने खामोशी के और खौफ के बुत तोड़ दिए, और उन्होंने बबांगे दहर जो है इस घटिया बेगैरत शैतान के खिलाफ बात करना शुरू कर दी है। अच्छा, बिल्कुल एंड पे आते हैं। हैदर, मुझे ये बताएं कि जो सोनम वांगचुक है, जो कि बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हैं और जिनका ताल्लुक इंडियन मकबूजा कश्मीर से है, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में या नेक्स्ट इलेक्शंस तक वो एक लीडर बनकर और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लीडर बनकर सामने आ सकते हैं? सोनम वांगचुक जो है वो माजी में भी मोदी हुकूमत को बड़ा क्रिटिसाइज कर चुके हैं, उन्होंने पहले भी कुछ हंगर स्ट्राइक्स की थी, और अभी भी, आज भी इवन आज सुबह जिस वक्त सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश की तो उनको दोबारा अरेस्ट करने की कोशिश की गई पुलिस की जानिब से। वहां पर जो है वो काफी लड़ाई जो है वो हुई। इवन हॉस्पिटल में एक स्टेज पर तो उन्होंने फ्लोर पर जाकर लेट गए वो, और उन्होंने जो है वो ऊंची ऊंची आवाजें जो है वो लगाना शुरू कर दी मोदी हुकूमत के खिलाफ। तो सोनम वांगचुक, मैं नहीं समझता कि इस तरह की पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन वो एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। उनका मुतालबा, या इवन कॉकरोच जनता पार्टी का भी वाहिद मुतालबा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। वो चाहते हैं रिफॉर्म्स हो, जिन रिफॉर्म्स के बाद फायदा हो भारत की यूथ को, तो उसके लिए वो जद्दोजहद करते रहेंगे। और मैं ये मेरा ख्याल है, आई डोंट नो कि अब आगे उनके प्लान्स क्या हैं, लेकिन जो उनका माजी है, जो इतना एटलीस्ट मैंने देखा है उनको, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे ये लगता है कि वो इसको कंटिन्यू रखेंगे, और उनकी कोशिश ये होगी कि भारत के अंदर अच्छी एजुकेशन रिफॉर्म्स हों, और भारत की जो यूथ है उसके लिए बेहतर जो है वो
अपॉर्चुनिटीज जो है वो गवर्नमेंट क्रिएट कर सके। चले हैदर, आज के लिए इतना ही बहुत है। इंडिया से मुतालिक मजीद खबरों पर अगले हफ्ते भी हम पॉडकास्ट करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।